हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप इसके पहले की वीडियो में हम सब ने ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ लिया था और हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो वैदिक सभ्यता था। आप सब जानते हैं कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया था, एक ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो ये कल की वीडियो में हमने ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ लिया था, तो आज हम अपना डिस्कशन शुरू करेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो उत्तर वैदिक काल है, इसका जो समय है 1000 BC से 600 BC तक माना जाता है। ठीक, आपको पता था कि 1500 BC से 1000 BC तक ऋग्वैदिक काल था। 1000 BC से 600 BC तक आपका उत्तर वैदिक काल आता है। ठीक, अब जो उत्तर वैदिक काल का विकास 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल में हुआ, इसी को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। इस काल की जानकारी हमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद जैसे सहायक ग्रंथों से प्राप्त होती है। और ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमें जो है ऋग्वेद से प्राप्त होती थी। उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, ठीक, और स्मृति, ये सारी चीज़ों से जो है हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारियाँ मिलती हैं। सबसे पहले हम उत्तर वैदिक काल का जो है भौगोलिक विस्तार देख लेते हैं। जैसे कि ऋग्वैदिक काल में जो आर्य थे, उन्होंने पूर्व की ओर प्रस्थान किया, वे सब उत्तर की ओर आए थे। अब उन्होंने किस ओर प्रस्थान किया? वे सब पूर्व की ओर प्रस्थान किया और ये गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में पहुंचे। कौशल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदेह, उत्तरी बिहार, अंग, पूर्वी बिहार, मगध, काशी, विंध्य पर्वत एवं नर्मदा नदी तक जो है ये सब पहुंचे। इसकी चर्चा कहाँ मिलती है? हमें उत्तर वैदिक काल में जितने भी ग्रंथों की रचना हुई थी उसके अनुसार। शतपथ ब्राह्मण जो है में सदानीर गंडक तक आर्यों के फैलाव की चर्चा की गई है। ठीक, और इनका सामाजिक जीवन के बारे में हम जानते हैं। जो उत्तर वैदिक काल में, जो ऋग्वैदिक काल में आर्य जो थे कबीलाई जीवन व्यतीत किया करते थे, मतलब वो सब कबीलों में रहा करते थे। उन्होंने उस जीवन को जो है त्याग दिया, कबीलों वाले जीवन को त्याग कर स्थायी जीवन में प्रवेश किया। अब उनके घर स्थायी होने लगे, सारी चीज़ें क्या होने लगी? स्थायी, जैसे पहले अस्थायी हुआ करती थी। समाज में संपत्ति की अवधारणा प्रमुख हो गई। ठीक, अब यहाँ पर जो है धन प्राप्ति करने की इच्छा जो है लोगों में बढ़ती चली गई। फलतः कबीलाई समाज टूटकर वर्ण विभक्त समाज में बदल गया। अब यहाँ से किसकी उत्पत्ति हो गई? उत्तर वैदिक काल में ही वर्ण व्यवस्था का जो है उद्भव हुआ। और सब किसकी अवधारणा प्रमुख हुई? तो संपत्ति की अवधारणा जो है प्रमुख हो गई। इसी काल में 4 वर्ण स्थापित हुए। ठीक, अब प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था कैसी थी? कर्म प्रधान थी, अर्थात ब्राह्मण का पुत्र जो फर्स्ट नंबर जाति वाला अगर फोर्थ नंबर काम करेगा तो फोर्थ नंबर कहा जाएगा। अर्थात अगर ब्राह्मण का पुत्र शूद्र वाला कार्य करता तो उसको शूद्र कहा जाता। परंतु उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर हो गई? जन्म प्रधान हो गई। अर्थात शूद्र का पुत्र भी अगर शिक्षण कार्य कर रहा है तब भी उसे शूद्र ही कहा जाएगा। वैश्य का पुत्र अगर अब सेना में भर्ती है, क्षत्रिय कार्य कर रहा है, फिर भी उसे क्या कहा जाएगा? शूद्र ही कहा जाएगा। तो ये यहाँ एक महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? तो वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? जन्म प्रधान था। और ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? तो वो था कर्म प्रधान। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को द्विज कहा जाता था। इन तीनों को उपनयन संस्कार, उपनयन एक धारण करने का अधिकार था। ठीक, उपनयन जनेऊ कहते हैं उसे, संस्कार अलग संस्कार होता है। और सभी वर्ण की महिलाओं और शूद्र, इन दोनों को उपनयन से वंचित कर दिया गया था। किसे किसे? महिलाओं को और शूद्रों को जो है उपनयन से वंचित कर दिया गया। इन्हें अधम या निम्न कोटि का माना जाता था। और इसी उत्तर वैदिक काल में अभी तक जो अस्पृश्यता का उद्भव नहीं हुआ था। ठीक, जो छुआछूत होता है, अस्पृश्यता, उसका उद्भव उत्तर वैदिक काल तक नहीं हुआ था। यहाँ एक शूद्र का नाम आता है जिनका नाम रत्नाकर था। उनको समाज में काफ़ी प्रतिष्ठा थी, इससे इस बात का हमें जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद जो है महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में क्या हुई? गिरावट हो गई। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता और ऋग्वैदिक काल, दोनों ही सब समय में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट हो गई।
सभा एवं समिति में उनका महत्व क्या हुआ? कम हुआ। उनका विवाह जो था कम उम्र में प्रारंभ हो गया। इस काल के ग्रंथ में महिलाओं की निंदा की जाने लगी। जिन भी ग्रंथों की रचना इस काल में हुई है उसमें महिलाओं की निंदा की गई है। ऐत्रेय ब्राह्मण में तो पुत्री को दुख का कारण तक कहा गया है। जो एक ब्राह्मण था और एक ग्रंथ है ऐत्रेय ग्रंथ, जिसे ऐत्रेय ब्राह्मण कहा जाता है, उसमें जो पुत्री है उसे क्या कहा गया है? दुख का कारण कहा गया है। इसके बाद जो कबीलाई प्रथाएं थी, अर्थात बहुविवाह और नियोग की प्रथा इस काल में भी जारी रही। इन्होंने भले ही कबीलाई जीवन छोड़ दिया था पर एक दो प्रथा जो थी अभी भी इस काल में थी। उसके बाद इस काल में जो है गोत्र की स्थापना हुई और इसकी पहली चर्चा हमें कहाँ मिलती है? अथर्ववेद में मिलती है। गोत्र की स्थापना किस काल में हुई? तो गोत्र की स्थापना जो है उत्तर वैदिक काल में हुई। और इसका पहला जिक्र हमें कहाँ मिलता है? इसका पहला जिक्र हमें अथर्ववेद में मिलता है। ठीक। जो आश्रम व्यवस्था की भी स्थापना उत्तर वैदिक काल में हो गई। हिंदू जीवन को 4 भागों में बांटते हुए इस काल में आश्रम व्यवस्था की स्थापना हुई। 1 2 3 4 प्रकार के होते थे, 25-25 साल के 4 टर्म, कुल मिलाकर एज कितना हो जाता है? 100 साल उम्र तक इंसान को 25-25 साल की उम्र में 4 टर्म काटने हुआ करते थे। और महिलाओं और निचले वर्ग के लोगों के लिए आश्रम व्यवस्था का पालन करने की आवश्यकता नहीं थी। यह सिर्फ जो ऊपरी वर्ग के 3 हुआ करते थे उनके लिए होता था। राजनीतिक जीवन क्या था? उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे राजतंत्र व्यवस्था का विकास हुआ। इससे पहले क्या था? प्रजातंत्र था। राजा की आवश्यकता सिर्फ युद्ध के समय होती थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में जो था इसका विकास हुआ, राजतंत्र का व्यवस्था का विकास होने लगा। राजा तथा प्रजा का भेद स्पष्ट होने लगा। राजा की शक्ति तथा हैसियत में काफी इजाफा हुआ। जैसे पहले क्या था? राजा जो हुआ करता था उसको कोई विशेष अधिकार नहीं था। राजा कोई विशेष अधिकार नहीं था, परंतु उत्तर वैदिक काल में राजा का क्या हुआ? शक्ति और हैसियत में काफी इजाफा हुआ। कबीले के अन्य सदस्य की अपेक्षा उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का प्रयास किया। किसकी? अब जो राजा था वो, जैसे कि राजाओं के बारे में आपने पढ़ा था, उस प्रकार का राजा अब बनना शुरू हो गया। और पुरोहित जो हुआ करते थे राजाओं की में देवत्व का आरोपण किया। मतलब जो राजा थे वे साक्षात देवताओं के रूप हुआ करते थे, ऐसा उस जमाने के पुरोहितों ने बताया था। इसके बाद कुछ यज्ञों का भी जिक्र मिलता है, जैसे राजसूय यज्ञ, ये सिंहासन पर बैठने के समय किया जाता था। वाजपेय यज्ञ, रथ दौड़ हुआ करता था। अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ क्या हुआ करता था? राजा के शक्ति का विस्तार करने के लिए इसके माध्यम से जो था राजा की शक्तियों में वृद्धि की गई। ये सारी बातें उत्तर वैदिक काल की हो रही है। और इस काल में अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग राजाओं की भी चर्चा मिलती है। ठीक। उसके बाद इसका राजनीतिक जीवन कैसा था? राजनीतिक जीवन कुछ खास नहीं था। इस काल में अधिकारी व्यवस्था की नींव पड़ी, मतलब अर्थात जो बड़े बड़े पदों पर अलग अलग प्रकार के लोग अधिकारी बनकर रहने लगे। ठीक। संग्रहित और भागदत्त नामक संग्रहक अधिकारियों की चर्चा इस काल ग्रंथों में मिलती है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलेगा कि बलि जो पूर्व में भेंट था, अर्थात इच्छा से देने वाला कर था, अब क्या बना दिया गया? कर बना गया। ठीक। क्या ये महत्वपूर्ण चीज क्या थी? बलि जो था पहले अपनी इच्छा से दिया जाता था, परंतु उत्तर वैदिक काल में बलि जो हो गया, क्या बन गया? उसे देना ही पड़ेगा, वो कंपलसरी हो गया था। ठीक। परंतु इस काल में अभी भी राजा के पास सेना का अभाव था। युद्ध के लिए वो कबीले पर ही निर्भर था। इस काल में सभा तथा समिति महत्व में आई। जैसे कि राजा को युद्ध में जाने के लिए, कोई भी राजा था, अब उसे युद्ध लड़ने में जाने के लिए सबसे पहले जो सभा था उसका अनुमति चाहिए था, क्योंकि जो सेना हुआ करती थी वो सभा के ही अंतर्गत थी। इस वजह से सभा का जो महत्व था उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? बढ़ा। ठीक। और अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था का विकास स्थायी जीवन के आवश्यकताओं के अनुरूप हुआ। इसे निम्न बातों से समझा जा सकता था। जब कबीले में लोग हुआ करते थे तब स्थायी अर्थव्यवस्था और स्थायी जीवन की आवश्यकता नहीं थी, परंतु अब हुई। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज हुआ कृषि। जो ऋग्वैदिक काल में कृषि जो था सेकेंड नंबर पर था, परंतु उत्तर वैदिक काल में जो कृषि था उसे द्वितीयक के बजाय प्राथमिक व्यवसाय बना दिया गया। इस काल में भूमि का महत्व क्या हुआ? स्थापित हुआ। चावल के कृषि के साहित्य में पहली बार प्रमाण भी मिलते हैं। देखिए,
ऋग्वैदिक काल में पशुओं का महत्व ज़्यादा था, परंतु उत्तर वैदिक काल में कृषि का महत्व बढ़ा और भूमि का महत्व स्थापित हुआ। जुताई, कटाई, बुवाई आदि के पर बल दिया जाने लगा। इस समय 2, 4, 8, 24 तक बैलों को जोड़कर खेती किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। मतलब एक हल में किसी में 2, 4, 8 यहाँ तक कि 24 बैलों को भी बांधकर कृषि करने के यहाँ प्रमाण मिलते हैं। पशुपालन ऋग्वैदिक काल की तरह इस काल में पशुपालन महत्वपूर्ण बना रहा, हालांकि अब यह द्वितीयक व्यवसायिक बन गया था। व्यवसाय एवं शिल्प में सोना, चांदी, तांबा, कांसा, धातुओं का व्यवसाय, मृद भांड निर्माण, टोकरी बनाना आदि महत्वपूर्ण व्यवसाय हुआ करते थे। इस काल में जो था, लोहे के व्यवसाय में महत्व स्थापित हुई। यही जो लोहा धातु था, यही सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाएगा भी हमारे इतिहास को बढ़ाने में, क्योंकि जब लोहा का निर्माण हुआ तो इसी से जो थे युद्ध में अस्त्र शस्त्र का भी निर्माण प्रारंभ हो गया था। इस काल में लोहे को साहित्य में श्याम अयस और कृष्ण अयस भी कहा जाता था। अंतरजी खेड़ा से जो है लोहे के प्रथम साक्ष्य भी मिले थे। इसके अलावा इस काल में विनिमय का माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली ही था। अभी तक मुद्रा का जो था प्रयोग शुरू नहीं हुआ था। एक ऑब्जेक्ट देकर उसके स्थान पर दूसरे ऑब्जेक्ट लेने की प्रणाली इस काल में थी। निष्क एवं शतमान की चर्चा मिलती है। ये क्या थे? आभूषण थे। ये दोनों के नाम क्या था? आभूषण था। इसका प्रयोग मुद्रा के रूप में करने को नहीं मिलती है। ठीक। धार्मिक जीवन की बात करें तो उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन में दो धाराएं देखने को मिलती हैं। पहली धारा जो थी एक कर्मकांडीय धारा थी और दूसरी दार्शनिक धारा थी। कर्मकांडीय धारा में जो था तंत्र मंत्र, पशु बलि, यज्ञ, मतलब कर्म कांडों पर भी ज्यादा जोर दिया जाने लगा था। कर्म कांडों पर। ठीक। और विभिन्न देवी देवताओं की यज्ञ के माध्यम से पूजा का प्रचलन बढ़ा। प्रजापति, विष्णु, रुद्र पहली बार एक साथ स्थापित हुए। विष्णु इससे पहले भी थे, परंतु इनका महत्व क्या था? कम हुआ करता था। इसके अलावा दार्शनिक धारा क्या थी? इसमें जो थे उपनिषदों की धारा भी कहा जाता है। इसमें कर्म कांडों की निंदा की गई, ज्ञान और मोक्ष पर बल दिया गया। उपनिषदों में यज्ञ को टूटी हुई नौका भी बताया गया था। तो जो उत्तर वैदिक काल था उसका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आप सबने यहाँ पर देखा। इन्हीं उत्तर वैदिक काल में होने वाले कर्म कांडों की वजह से ही जो थे लोगों का विश्वास जो था हिंदू धर्म से उठ गया। इसी वजह से जो थे अनेक धर्म जैसे जैन, बौद्ध इत्यादि धर्मों का जो था प्रचार प्रसार होना शुरू हुआ, क्योंकि जो हिंदू धर्म था इसमें बहुत सारे भ्रष्टाचार एक तरह से आप कह सकते हैं उत्पन्न हो गया था। ठीक। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जो है देखेंगे वैदिक ग्रंथों के बारे में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।